आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर बाजोड़ से, जहां पर लोगों ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। कर्फ्यू लगने के बावजूद जौक दर जौक लोग बाहर निकले हैं और हजारों की तादाद में इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो बाजोड़ के उमरी चौक में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी हैं और हाथों में कुरान शरीफ उठा रखे हैं। गुल जफर खान इनकी क्यादत कर रहे हैं और ये तमाम लोग अमन के मतलाशी हैं। इनके मुंह पर एक ही नारा है कि हमें अमन चाहिए, हमें किसी किस्म की बंदूक और गोली नहीं चाहिए। आपको याद होगा कल यही लोग या इन्हीं के साथी 8,000 के करीब लोग जो है वो बाहर निकले थे। कुरान करीम उन्होंने हाथों में पकड़ रखे थे और वो गए थे कल तालिबान की तरफ, उन इलाकों में जहां पर तालिबान है। भूटान, वहां पर एक लोकल मेरा ख्याल इलाका है जिसका नाम भूटान है, उस तरफ इन्होंने मार्च किया था और तालिबान से इन्होंने कहा था कि आप हमारे इलाके से निकल जाएं, हमें आपका तसल्लुत या आपकी जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आज जो इस वक्त का इज्तिमा है उमरी चौक पर, ये इज्तिमा है असल में उन फौजी दस्तों के ऑपरेशन के खिलाफ जो कल से शुरू हो गया है। आप सबको पता है कि 29 तारीख से यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज गुल जफर खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गैर एलानिया ऑपरेशन और कर्फ्यू के खिलाफ बाजोड़ के अवाम जमा हो गए हैं। कल हमारे घरों पर तोपों और हेलीकॉप्टरों से बमबारी की गई थी जिसमें 3 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। आज अपने अवाम के साथ कर्फ्यू वाले इलाके की तरफ मार्च कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गुल जफर इनकी क़यादत कर रहे हैं, हमारे मेंबर नेशनल असेंबली भी रहे हैं और आपको पता है कि बड़ी तवाना आवाज़ है उस इलाके से। अब बाजुओं पर इन हज़ारों लोगों ने स्याह पट्टियां बांधी हुई हैं और ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं या प्लान बनाए हुए हैं और या मार्च इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है उस तरफ जहां पर फौजी दस्ते मौजूद हैं और उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब ये किसी भी खतरनाक सिचुएशन को यहाँ से जन्म दे सकता है। आपको पता है इससे पहले भी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, और आप वो सब कुछ देख चुके हैं, बाजोड़ के अंदर ही जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसके सामने लोगों ने एहतजाज किया था और फिर वहाँ पर गोली चली थी जिससे लोग शहीद हो गए थे। वादी तीरा की बात हम कर रहे हैं, ज़िला खैबर। और अब बाजोड़ के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है उससे भी ऐसी ही तशनगी, ऐसे ही इज़्तिराब या ऐसी ही ख़तरनाक सूरत हाल के डेवलप होने का अंदेशा हो गया है। क्योंकि अगर ये तमाम लोग कर्फ्यू के इलाके में चले गए तो वहाँ पर फौजी दस्ते और ये आमने सामने होंगे। इसलिए हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि होश के नाखून लेने चाहिए, पॉलिटिकल क़यादत को आगे लाकर इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। इसका हल किसी भी सूरत फौजी ऑपरेशन नहीं होता। इमरान खान साहब ने जेल में से कहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन करने से नफरतें बढ़ती हैं, जो कोलैटरल डैमेज होता है वो लोगों का गमो गुस्सा रियासत के खिलाफ बढ़ा देता है और जाहिर है जो दहशतगर्द हल्के होते हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि आम आवाम भी फिर रियासत के खिलाफ हो जाती है क्योंकि फ़ौजी ऑपरेशन से ज़ख्म ज़्यादा लगते हैं और उनका मदावा कम होता है। आज का ही अगर नंबर देखें, गुल जफर साहब का ट्वीट देखें तो वो बता रहे हैं कि 3 अफराद वहां पर शहीद हो चुके हैं और 20 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अब ये जो 3 अफराद, और कल हमें एक तस्वीर भी सामने नजर आई जिसमें एक बुजुर्ग जो थे वो शहीद हुए हैं वहां पर। अब इन लोगों का दहशतगर्दी से तो कोई लेना देना नहीं, ये कोलैटरल डैमेज में आ रहे हैं। और ऐसे हालात में फिर इमरान खान साहब की वही बात है कि आप एक घर के एक शख्स को बेगुनाह मार देते हैं तो फिर उस घर में से कई दहशतगर्दों के साथ जा मिलते हैं। तो बजाय दहशतगर्दी या शरपसंदी को कम करने के आप असल में उसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बातें उस वक्त भी किसी की समझ में नहीं आती थी जब इमरान खान कहते थे, लेकिन दहाइयों के बाद, जी हाँ डेकेड्स के बाद, अमेरिका को भी ये बातें समझ आई और पाकिस्तान की फ़ौज को भी। पाकिस्तान की फ़ौज ने भी उनसे बातचीत की और अमेरिका बहादुर ने भी बातचीत की और आखिरकार बातचीत करके खुद उसी तालिबान, वही तालिबान थे अफगानिस्तान में, उनको इक़्तिदार की चाबियां हाथ में थमाकर लास्ट मिनट अमेरिका वहां से अपने जहाज़ों के ऊपर अपने फौजी लेकर निकला। याद कीजिए वो तमाम मंजर जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा था, अपना तमाम असलहा भी जल्दबाजी में वहां छोड़ दिया था और जो आखिरी जहाज़ टेक ऑफ कर रहे थे लोग उसके साथ लटक गए थे और फिर बहुत सारे लोग हवा में से उन जहाज़ों के ऊपर से गिरे थे और वहाँ पर लोगों की जाहिर है वफ़ात हुई थी। बहुत सारे लोग जो है उनकी मैयतें फिर एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द से उठानी पड़ी थी। बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक किस्म के वो मनाजर थे। तो अब जो कुछ हमारे यहाँ सूरत हाल है, उस वक्त जब इमरान खान मना करते थे कि फ़ौजी ऑपरेशन ना करें तो उन्हें तालिबान खान कहा जाता था। फिर उस सब को वापस लिया गया और इन लोगों के साथ उसके बाद मुज़ाकरात किए गए। आज भी मौका है कि हम मुज़ाकरात के साथ मामला हल करें। ये जिस सिमत हम चल निकले हैं और आगे से लोग अब स्याह पट्टियां पहनकर बाहर आ गए हैं, तो इन सारे हालात के अंदर मुझे अंदेशा है कि कुछ बहुत ख़राब ना हो जाए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है वो भी 3 दिन के बाद बुला लिया गया। अब जो मुकामी सहाफ़ी हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं और एतराज़ ये कर रहे हैं कि ऑपरेशन जब ख़त्म हो जाएगा तो असम्बली का इजलास क्यों बुलाया जा रहा है उस वक्त। मतलब कहने वालों का मतलब ये है, जो मुकामी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इजलास बुलाना था तो आज ही बुलाते, ताकि अगर एक तरफ गुल जफर बाहर निकल कर इस पूरे ऑपरेशन के खिलाफ आवाम को लीड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर उन्हें सपोर्ट मिलती असम्बली में से, लोग तकारीर करते, डिमांड करते, अवेयरनेस क्रिएट करते, तो फिर शायद इस ऑपरेशन के कोई अच्छे नताइज उस तरीके से पॉलिटिकली निकल आते। लेकिन अगर असम्बली का इजलास ही तब करवाना है जब ऑपरेशन ख़त्म हो चुका होगा तो फिर उस इजलास के करवाने का क्या फ़ायदा।
आगे मैंने चलना है वाशिंगटन डीसी, जहां पर इमरान खान साहब के साहबजादे, जो छोटे साहबजादे कासिम खान हैं, उन्होंने एक बहुत ही दबंग इंटरव्यू दिया है अमेरिकी चैनल को। लेकिन उस तरफ को जाने से पहले मैं एक ज़ाती ऐलान आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे मेरे ज़राए से पता चला है कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथी हैं, जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने अब पार्टी के अंदर और बाहर अपने प्यादों के ज़ुम्मे एक दफ़ा फिर ये काम लगाया है कि मुल्क से बाहर जो ऐसी पॉलिटिकल क़यादत है जो किसी भी सूरत टेम डाउन नहीं हो रही और किसी भी सूरत उनकी लाइन टो नहीं कर रही और उनके फैसलों के ऊपर तनकीद कर रही है, उनके साथ ला ताल्लुकी की जाए। उन्होंने जो चंद लोग उनके साथ राब्ते में हैं, उनके ज़ुम्मे ये काम लगाया है और शहजाद अकबर साहब और मेरा नाम सफ़े अव्वल उन नामों के अंदर लिया गया है। और फिर ये कहा गया है कि चलें, शहजाद अकबर तो किसी भी कमेटी में नहीं है, लेकिन शहबाज गिल तो तमाम कमेटियों में हैं, इसलिए उनको उन कमेटियों से निकाला जाना चाहिए। ये नए सिरे से ये जिम्मेदारी लगी है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी ऐसी जिम्मेदारी लगी थी। 3 से 4 लोग इमरान खान साहब के पास गए थे, उन्होंने तमाम चीज़ उनके सामने रखी थी और कहा था कि जो भी बात कमेटी के अंदर होती है वो शहबाज गिल साहब बाहर जाकर वीलॉग में कर देते हैं, तो उनको कहिए कि वो या वीलॉग करना छोड़ दें और या कमेटी की जो मेंबरशिप है उसे छोड़ दें। बहरहाल जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने खान साहब को पैगाम भेजा और जो भी मेरा तरीका था पैगाम भेजने का, वहाँ से पैगाम भेजा। वापस उनका पैगाम आया कि आप पूरी ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, दोनों काम कीजिए, वीलॉग भी कीजिए और कमेटी के अंदर भी जो आप अपनी राय है वो दीजिए। बहरहाल उसके बाद एहतियाती तौर पर मैंने जनवरी से ऑनवर्ड कमेटी के जो इजलास थे उनमें जाना बंद कर दिया, क्योंकि बार बार यही कहा जाता था कि जो कमेटी के अंदर बात होती है वो व्लॉग में कर देते हैं। अब मैं तो क्योंकि कमेटी में जाता ही नहीं, अब कोई नया बहाना तलाश करना पड़ेगा। अब ये बहाना तो चलेगा नहीं कि कमेटी के अंदर की बात ये बाहर कर देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी राय भेज देता हूँ सबको। उनकी सबकी क्या राय है और क्या फैसला है वो तो जाहिर है कमेटी के इजलास में मैं होता ही नहीं, मुझे पता नहीं होता। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कमेटी का इजलास अभी जारी होता है और बहुत सारे जर्नलिस्ट उसके बारे में ट्वीट भी कर रहे होते हैं, तज्जिए भी कर रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जर्नलिस्ट खुद बैठे हुए हैं कमेटी के इजलास में, तो मुझे कमेटी में ना बैठकर भी तमाम चीज़ें उन जर्नलिस्टों के ट्वीट से आप सबकी तरह मुझे भी पता चल रही होती हैं। बहरहाल 2 काविशें ऐसी हो चुकी हैं जिनमें मुझे इन कमेटियों से हटाने की भरपूर कोशिश की जा चुकी है। अब जो मैंने जैसे आपको कहा कि जो जनरल साहबान के नुमाइंदे हैं उन्होंने एक तीसरी दफ़ा अब इस सारी मुहिम के लिए जिम्मेदारियां लगाई हैं। अब नए फ़नकार, नए अदाकार, नई कहानियां, नए झूठ के पलंदे बुने जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि डिस्टॉर्टेड किस्म की इन्फॉर्मेशन जेल के अंदर खान साहब को भेजी जाए और उनसे फिर कोई आधा कच्चा आधा पक्का कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए और बाहर फौरी तौर पर ऐसा नोटिफिकेशन किया जाए जिससे ये लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है जिससे मुझे पार्टी की फलां कमेटी से अलग किया जा रहा है। अब इस सारे मामले का एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि ना तो मेरे पास कोई पार्टी का ऐसा ऑपरेशनल ओहदा है, मतलब मैं चेयरमैन नहीं हूँ, वाइस चेयरमैन नहीं हूँ, सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं हूँ, कोई समंदर पार पाकिस्तानियों के ऊपर मेरे पास कोई ऑपरेशनल ओहदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि खान साहब ने मुझे नॉर्थ अमेरिका में अपना PR और मीडिया का एडवाइज़र बनाया, लेकिन वो ओहदा ऑपरेशनल नहीं है, मतलब मैं किसी चीज़ के अंदर रुकावट नहीं हूँ। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि ना ही मैं और ना ही मेरे ख़ानदान में से कोई शख्स सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या मखसूस नशिस्तों का दावेदार है, ना उम्मीदवार है। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आइंदा भी ऐसी किसी चीज़ का दावेदार नहीं हूँ। मैं नज़रियाती तौर पर पार्टी के साथ हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो पार्टी में से मेरी रुकनीत या किसी कमेटी में से रुकनीत ख़त्म करवा के क्या अचीव करना, मेरा शनाख्ती कार्ड पहले से ब्लॉक है, मतलब कि मेरी सिटीज़नशिप जो है वो पाकिस्तान की फारिग कर दी गई हुई है। मेरी तमाम जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केटेड है पाकिस्तान में। मेरा पासपोर्ट जो है वो मुद्दत से अब ब्लॉक है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हमारी ब्लॉक नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो साजिश करने वाले हैं उनको लगता है कि अगर मुझे किसी कमेटी से हटवा देंगे तो मैं बाज आ जाऊँगा। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं जेल जाऊँगा तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। तो मुझे जो अभी थोड़ा बहुत भरम है या डिसिप्लिन का ख्याल है और डिसिप्लिन की वजह से खामोश रहता हूँ, जिस दिन ये काम करवाया गया तो मैं अपने लीडर वाले अल्फाज दोहराऊंगा कि मैं पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। जब मैंने कोई ओहदा नहीं लेना, ना अब ना फ्यूचर में, जब मैं किसी ऐसे ओहदे का रवादार नहीं हूँ, ना ही मैंने आँख रखी हुई है कि मैंने सेनेटर बनना है, मैंने MPA बनना है, मैंने MNA बनना है, मैंने वज़ीर बनना है, या मैंने अपने किसी ख़ानदान में से किसी शख्स को बनवाना है, तो फिर मैं इस तरह की तमाम जो साजिशें हैं इनको सीरियस क्यों लूँगा। मैं अपना काम जारी रखूँगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं जो सच बोलता हूँ, नाम लेके फील्ड मार्शल साहब के ऊपर तनकीद करता हूँ, वो करता रहूँगा। मुझे भी पता है कि अगर मैं पटा गले में डाल लूँ, हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर हल्का हल्का रक्स करूँ और अधूरी बातें करूँ, जो बहुत ही अहम मौके होते हैं उनके ऊपर खामोशी इख्तियार करूँ, या अधूरी कन्फ्यूजिंग किस्म की बातें आपके सामने करूँ और वो लाइन टो करूँ जो फील्ड मार्शल साहब, उनके ऑफिस या उनके साथियों की तरफ से दी गई हो, तो मेरी हर तरफ पजीराई होगी। जैसे बहुत सारे दोस्तों की है, मीडिया के हों या सियासत के दोस्तों, उनकी पजीराई है, मेरी भी पजीराई होगी। आप कहेंगे कि मेरे शनाख्ती कार्ड या मेरे पासपोर्ट ब्लॉक किया, मेरे लिए भी बहुत सारी आसानियां खुल जाएंगी। इसलिए मुझे फैसला बहुत पहले करना था कि मैंने गले में पट्टा डालना है या मैंने नज़रिए के साथ खड़े होना है। मैंने ये फैसला कर लिया हुआ है। मुझे पार्टी में रखा जाए, पार्टी की कमेटी तो दूर की बात, पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी हटा दिया जाए,
उसके बावजूद मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, कम से कम तब तक तो पूरे दबंग तरीके से खड़ा हूं जब तक वो मुश्किल वक्त पे हैं। वो जेल से बाहर आ जाएं, वज़ीर आज़म बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे किस भाव तेल बहता है और किस भाव चीज़ें बिकती हैं, उसके बाद फैसला कर लेंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि अपने लीडर को मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी इन तमाम चीज़ों की वजह से अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा जो मुद्दा है, जो मुकदमा है, वो वर्कर और अवाम की अदालत में है। अवाम को नज़र आ रहा होगा मेरा सारा कंडक्ट। तो तारीख कभी किसी के बारे में झूठ नहीं लिखती। हो सकता है मैं वाकई गद्दार हूं और हो सकता है मैं वाकई वफादार हूं। तो लेट जो मौरख है उसको लिखने दें कि मेरा रूल क्या है। तो मैं तारीख को देखूंगा। ये जो बहुत सारे टाउट और साजिशी हैं, इनकी कोशिशों से ना मैं पहले डरा हूं, ना मैंने आगे डरना है। आपसे ये सारा मुद्दा शेयर करने की वजह ये थी कि आपको पता हो कि 2 दफ़ा पहले जो साजिश नाकाम बनाई गई, अब तीसरी बार वो शुरू की गई है और उसकी कुछ वजूहात हैं। कुछ चीज़ें चंद दिन पहले पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर हुई हैं, जिनके ऊपर जो मेरा रिएक्शन था वो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वक्त मैं डिसिप्लिन का ताबे हूं, इसलिए उनकी पब्लिकली बात नहीं कर सकता। लेकिन वो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है वो बातें मैंने क्या की हुई हैं, उसके बहुत सारे गवाह हैं। वक्त आने के ऊपर वो भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा कि कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिनकी वजह से कुछ लोग मेरे से बहुत तंग हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि खान साहब के छोटे बेटे कासिम खान ने अमेरिका के अंदर एक इंटरव्यू दिया है। बड़ा ही दबंग इंटरव्यू दिया है। सबसे अहम बात तो उन्होंने ये कही है कि जो कुछ हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकत में जनरल आसिम मुनीर हैं, और अगली अहम बात उन्होंने वही किया जो हमने आपके सामने कई दफ़ा की है, जिसके बाद हमारे ऊपर मामलात और भी सख्त हो गए हैं। जो मैंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अक्टूबर-नवंबर में ख़त्म हो रही है और उसके बाद उन्हें घर जाना है और घर चले जाना चाहिए। अगर इससे आगे वो एक्सटेंड करते हैं तो ज़ाहिर है वो 26वीं तरमीम की वजह से सब कुछ गैर कानूनी करेंगे। यही बात कासिम खान साहब ने भी कही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत इस साल के आखिर में ख़त्म हो रही है, लेकिन वो 2 साल और लेना चाहते हैं और शायद वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी, लेकिन मेरे वालिद को जनरल आसिम मुनीर ने कैद में रखा हुआ है और उनकी एक्सटेंशन अगर उनको मिली तो ये कैद और लंबी हो सकती है खुल के। और हमारे लिए ये थोड़ी सी तशफ़ी की बात ये है कि जो बात हम कई हफ्तों महीनों से खुल के कर रहे थे, कासिम खान साहब ने भी एग्जैक्टली वही बात की है और मेरे ख्याल में यही वो बात है जो दुरुस्त है और दूसरे दोस्तों को भी करनी चाहिए। उसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया कासिम खान से कि आप रिचर्ड ग्रैनल से मिले, उस मुलाकात में क्या हुआ? रिचर्ड ग्रैनल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो आप बताइए उस मुलाकात में से क्या निकला? तो उन्होंने कहा कि उस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ इसके ऊपर मैं टेलीविजन पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत मुस्बत बातचीत हुई। फिर उन्हें कहा गया कि आप अमेरिका आए हैं, आप अमेरिका से बात करेंगे, बैक होम पाकिस्तान में आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, लोग कहेंगे ये बात करनी थी, ये क्यों नहीं की, ये क्यों कर दी? तो उस पर कासिम खान ने कहा कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरी अपने वालिद के साथ कई महीनों से बात नहीं हुई और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है वज़ू करने के लिए, खाने पीने का भी इंतज़ाम बहुत पुअर है। उन्होंने कहा कि उसी जेल में 10 के करीब लोग हेपेटाइटिस सी से वफ़ात पा चुके हैं, बहुत ही दिगरगूं किस्म की सूरत हाल है। मुझे हर सूरत अपने वालिद को बाहर निकलवाना है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, कोई मेरे बारे में क्या बात करता है। मैं ना सियासतदान हूँ, ना मैं सियासत करना चाहता हूँ, ना मैंने करनी है। बहुत ही दबंग, सीधा, दो टोक उनका लफ्ज़ों के अंदर उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि मेरे वालिद को डे लाइट भी नहीं दिखाई जाती, मैक्सिमम 2 घंटे बाहर निकाला जाता है, गंदा पानी दिया जाता है बदबूदार शावर के लिए, और बाकी तमाम भी जो वहाँ पर उनको और उनकी स्टेप मदर जो बुशरा बीबी हैं उनके साथ जो सलूक है, जाहिर है वो सारी दुनिया को पता है। कल भी हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी के ऊपर भी जो मजालम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और जब हम बुशरा बीबी पर होने वाले मजालम की बात करते हैं तो उसकी वजह से भी कई लोगों को हम पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। कई दफ़ा वो ये कहते हैं कि ये बुशरा बीबी के ग्रुप के लोग हैं कि ग्रुप तो मेरा एक ही है और वो इमरान खान का है। अब अगर इमरान खान हर रोज़ अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि मेरी बीवी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए उन पर अजियतें दे रहे हैं, तो मुझे बताइए मैं बाहर बैठकर फिर क्यों ना इमरान खान साहब जिस तरफ तवज्जो दिलाते हैं उस तरफ की बात करूं। लेकिन जब मैं बुशरा बीबी के हकूक़ की बात करता हूं तो फिर बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ होती है और वो कहते हैं कि ये शायद उस ग्रुप के हैं। मेरा ग्रुप एक ही है और वो इमरान खान का है, और मैं देखता हूं कि वो किस लाइन और लेंथ पर बात कर रहे हैं। जिस लाइन और लेंथ पर वो बात कर रहे हैं, जब तक मैं वजन उठा सकता हूं उनके साथ हूं। जिस दिन वजन नहीं उठा सकूंगा तो मैं आपके सामने कहूंगा कि अब मैं खान साहब की बातों का वजन नहीं उठा सकता, तो अल्लाह हाफिज़। लेकिन जिस दिन तक उठा सकता हूं बगैर किसी इफ एंड बट के, दबाकर उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए जब वो अंदर से अगर बात करेंगे अपने वर्कर की, अपनी बीवी की, जिसकी भी, तो हमें बाहर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी। बहरहाल दबंग इंटरव्यू था कासिम खान साहब का, और उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल की उम्र तक मेरे वालिद पर एक भी मुकदमा नहीं था और उसके बाद सैकड़ों मुकदमात बन गए। अब एक मुकदमा खत्म होता है तो 5 नए बना दिए जाते हैं। बहुत कंपोज थे कासिम खान, फोकस थे। आल्दो के इससे पहले उन्होंने एक ट्विटर का इंटरव्यू दिया था दोनों भाइयों ने बैठ के, लेकिन वो ज़रा डिफरेंट था। ये टेलीविजन का इंटरव्यू था, सामने बहुत ही एक तजर्बेकार जो है वो इंटरव्यूअर बैठे हुए थे दो, और बहुत ही
नपी तुली बात की उन्होंने पूरे इंटरव्यू में। मेरा नहीं ख्याल एक ऐसा जुमला भी है जिसे ट्विस्ट करके कोई इस्तेमाल कर सके, तो एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कासिम खान को। ज़ाहिर है यंग है, एक्सपोजर इस तरह का तो नहीं है इंटरव्यूज़ देने का और इस तरह के मामला के ऊपर बात करने का, लेकिन उसके बावजूद नपी तुली बात की है। और ये खुशाइंद भी है कि वो अपने वालिद साहब के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह से खुल के बात करते रहेंगे। अगली खबर जो क्विकली आपको देनी है, ये आखिरी खबर होगी क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीलॉग, वो ज़रा एक दिल गरमा देने वाली खबर है, मैं यही कहूँगा। और वो है कि मिस्र से समंदर में फेंकी गई अनाज की बोतलें मुजज़ाती तौर पर गज़ा पहुँच गई। आपको पता है कि चंद दिन पहले तक, अभी भी बल्कि चंद दिन पहले के आज के दिन तक भी इसराइल ने गज़ा के अंदर जो इमदाद है उसका रास्ता नहीं खोला हुआ था। मिस्र के अंदर जो लोग इमदाद करना चाहते थे, हालांकि उनमें बहुत सारे लोग खुद गरीब हैं, लेकिन जाहिर है जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तंग आके, क्योंकि रास्ते तो बंद थे, उन्होंने जो प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर दाल और खुश्क मेवाजात डाल के उन बॉटल्स को बंद करके समंदर में फेंका कि हो सकता है गज़ा पहुंच जाए। अब अल्लाह की कुदरत है, वो दूसरी तरफ भी पहुंच सकते थे, बॉटल दूसरी तरफ भी निकल सकती थी, लेकिन वो तमाम बॉटल्स जो हैं, तमाम मैंने कह दिया, उनमें से बड़ी तादाद में बॉटल्स जो हैं वो गज़ा पहुंची। अब तस्वीर सामने आ रही हैं जहाँ गज़ा के रेजिडेंट जो हैं वो समंदर से जाकर उन बोतलों को पकड़ रहे हैं जिनके अंदर से उन्हें गज़ा मैसर है। तो अल्लाह के काम है ज़ाहिर है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट फ्रांस ने गज़ा को फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया, उसके बाद बरतानिया पे प्रेशर था। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अब ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने इसी तरह से मज़ालिम जारी रखे, इमदाद ना खोली, ऑपरेशन बंद ना किया, तो फिर हम भी सितंबर में फ़लस्तीन को एक आज़ाद या एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर हम तस्लीम कर लेंगे। अगर बरतानिया ने, बहरहाल ये जो अगर वाला काम उन्होंने किया, इसमें कुछ लोग क्रिटिसिज्म ये करते हैं कि सितंबर तक तो सब कुछ फना कर देगा इसराइल, उसके बाद आप तस्लीम करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल फिर भी ना होने से एक अच्छी स्टेटमेंट है, मैं ये कहूँगा, और दबाव बढ़ाना चाहिए लोगों को वहाँ पर, लेकिन एक उम्दा स्टेटमेंट है इस एतबार से कि फिर भी चलें, और कुछ नहीं तो बरतानिया ने ये कहा है कि सितंबर में वो तस्लीम करेंगे। तो ये खुशाइंद बात है, मुस्बत सिमत में ये सारी बात है। दबाव बरकरार रखना चाहिए ताकि लोगों को उनके हकूक़ मिले। चीनी की बात हमने करनी थी, वो रात में करेंगे। चीनी स्कैंडल के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और चौधरी साहब उनके खिलाफ खबरें भी लगवा रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे।